दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक जारी हुआ है इसका सॉल्यूशन हम देख रहे थे। ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। तो पार्ट 1 आया था तो उसमें मैंने आपको आपके जो विकल्प वाले क्वेश्चन थे वो कवर करा दिए थे। ओके, और अच्छे से आपको प्रश्न बैंक जरूर तैयार करके रखना है। बहुत हाई चांस है जो त्रैमासिक परीक्षा में आपके क्वेश्चन होंगे इसी में से आप रखे रहेंगे। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि त्रैमासिक परीक्षा का जो प्रश्न बैंक है पूरा तैयार कर लीजिए तो आपको क्या है 80 में 80 स्कोर कर जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको पूरे विकल्प तैयार करा दिए थे और वैसे भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पूरी मेहनत आपकी तरफ से मैं कर रहा हूँ। बस केवल आपको क्या है वीडियो को देखने की और समझने की आपको क्या है मेहनत करनी है और वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते रहिएगा। तो कंप्लीट आपको रेगिस्तान बता दिए थे, फिर पार्ट 2 मैंने आपको सत्तर बता दिया था, सही जोड़ियां यहाँ कंप्लीट करा दी थी। इसके साथ ही एक शब्द एक वाक्य में उत्तर कवर करा दिए थे। अब दोस्तों में क्या है क्वेश्चन आंसर रह गए थे, तो यह पार्ट 3 है। इसमें मैं आपको प्रयास करूंगा इसी लास्ट पार्ट में आपका पूरा A to Z आपको क्या है पूरा बता दूं, एक एक क्वेश्चन में आपको कवर करा दूंगा। ओके, इसलिए ध्यान से अंतर देखिएगा। क्वेश्चन आंसर हमारे रह गए थे तो हमें इनको पढ़ना है समझना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। और जिस तरीके से पेपर आपका आने वाला वो सेम उसी प्रकार से दिया हुआ है। अब आपके जब टीचर पेपर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आपको रखे मिलेंगे बस। ओके, बस आप 2 में भी आपको क्या है 1 क्वेश्चन पेपर में करना है और 2 नंबर ऐसे फिक्स हुए हैं। 4 में से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में रखे मिलेंगे, 2 में से 1 करना है, आपको नंबर हम मिल जाएंगे। ओके, तो बाकी हम क्या है सभी क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भक्ति काल के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। अब भक्ति काल के कवि हैं तो आपका जैसे पद्मावत है तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं जो कवि हैं भक्ति काल के, उनकी पद्मावत रचना हो जाती है। फिर आप दूसरे कवि लिख सकते हैं तुलसीदास, जो जिनकी रचना आपको लिखना है रामचरितमानस। तो ये तो आपके सिंपल आपके रहने वाले होंगे। तो अगर आपको नोट करना है तो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप अपने से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा छायावाद की 2 विशेषताएं बतानी है और प्रगतिवाद की हमें क्या 2 विशेषताएं बतानी है। तो छायावाद की हम यहाँ विशेषताएं देख लेते हैं। कि छायावाद की विशेषताएं में आपको लिखना है पहले व्यक्तिवाद की प्रधानता। पहली हेडिंग डाली व्यक्तिवाद की प्रधानता, क्योंकि छायावादी जो कविताएं होती है उसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है। जो कवि होता है वो अपने निजी सुख दुख की अभिव्यक्ति करता है कविता में। ओके, नेक्स्ट है आपका रहने वाला है व्यक्ति प्रेम। जो छायावादी कवि होते हैं उनमें क्या है प्रकृति प्रेम की व्यंजना होती है। इन कवियों ने मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। हो गया, और ज्यादा याद नहीं होता तो हेडिंग जो देख रहे हैं हेडिंग बस याद कर लीजिएगा। तो छायावाद की अगर आपसे विशेषता पूछी जाती है तो आपको लिख देना है व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति प्रेम और प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। हेडिंग बस लिख दीजिएगा और टॉपर वाला तरीका अच्छे से लिखना है तो फिर हेडिंग डाल के एक लाइन उसके अंदर लिख दीजिएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद हमें क्या है प्रगतिवाद की विशेषताएं हमसे पूछी जा रही है। ओके, प्रगतिवादी की हमें विशेषता बताएं तो प्रगतिवाद की ये विशेषताएं दी हैं। क्या है प्रगतिवाद की विशेषता, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा, यथार्थ का चित्रण, यथार्थ नहीं होते वास्तविकता का चित्रण किया है प्रगतिवादी कवियों ने, पर रूढ़िवाद का विरोध किया है। तो ये आपकी प्रगतिवाद की विशेषता है। ओके, तो अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं, बाकी आपको 2 लिखना है। और कुछ ज्यादा याद नहीं हो रहा डिटेल से, ओके, याद करना मुश्किल पड़ा तो फिर हेडिंग बस याद कर लीजिएगा, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा, यथार्थ का चित्रण, रूढ़िवाद का विरोध। ये हेडिंग बस लिख देंगे तो भी आपको 2 नंबर का है तो आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं। तो सगुण भक्ति धारा, तो आप यहाँ 2 विशेषता किस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो सगुण की हम बात कर रहे हैं तो सगुण में क्या हुआ है, धारा के काव्य में साकार यानी राम या कृष्ण परमात्मा की भक्ति की गई है। और निगुण भक्ति धारा की अगर होता तो हम लिख देते कि निगुण काव्य में निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है। ओके, इसके साथ ही सगुण भक्ति धारा में कवियों ने राम या कृष्ण के रोग रंजक रूपों का वर्णन किया है। ओके, राम और कृष्ण के चरित्र का क्या वर्णन किया है। ये आप विशेषता इस बार से लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन आता है। तो पहला इसमें 7वां हमारा क्वेश्चन है कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है। तो किस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, तो आपको बताना है यहाँ दीवाने का अर्थ होता है पागल। किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। ओके, और आप भी अगर किसी के प्रेम में डूबे हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कभी भी प्रभु की भक्ति में लीन है जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है, अतः स्वयं कवि ने स्वयं को क्या दीवाना कहा है। क्योंकि क्या है कवि क्या कह रहे हैं कि प्रभु की भक्ति में लीन है जबकि जो संसार है ये बाहरी आडंबर से क्या है ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ओके, इसलिए कवि ने अपने आप को दीवाना कहा है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। तो आंसर आपको बताना है, मीरा की कृष्ण की प्रति अनन्य भक्त हैं। वह पूर्ण समर्पण भाव के साथ अपने आराध्य को अपना पति मानकर उन पर अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं, जबकि ये जो संसारिक लोग निजी स्वार्थ के चलते उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें उल्हाने देते हैं, उन पर तीखे प्रहार करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें
विषपान करने के लिए विवश करते हैं। मीरा जगत की इस स्वार्थी स्वरूप को देखकर अंदर तक क्या है व्यथित हो चुकी हैं और टूटकर रोती हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है? तो आंसर आपको बताना है अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश इत्यादि 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट है सहज मिले अविनाशी, मीरा ने किसके लिए और क्यों कहा है? तो पहले किसके लिए कहा है? तो ये क्या है, भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा है मीरा ने कि सहज मिले अविनाशी। क्यों कहा है? उनका इस प्रकार से आपको लिखना है कि यदि मानव सहज भक्ति भाव से क्या है भगवान में लीन हो जाता है तो उन्हें जो भगवान है जरूर मिलते हैं। तो इसलिए मीरा ने कहा सहज मिले अविनाशी। क्लियर है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब नेक्स्ट हम 8वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन है शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो क्या परिभाषा रहने वाली है? शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं और यह संबंध ही शब्द का अर्थ व्यक्त करता है। जैसे हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। बाकी और अच्छे से डिटेल से भी आपको तो अभिधा शब्द शक्ति के बारे में है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में दिया हुआ है। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले स्थिर मनोविकार को हम जो स्थायी भाव कहते हैं, जबकि आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार। स्थायी भाव स्थिर मनोविकार है जबकि संचारी भाव अस्थिर होते हैं। ओके, जबकि संचारी भाव होते हैं पानी के बुलबुले के समान होते हैं, आते हैं और चले भी जाते हैं। ओके, इसके बाद है कि स्थायी भाव उत्पन्न होने के होकर नष्ट नहीं होते, अंत तक बने रहते हैं, जबकि संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते मिटते रहते हैं। स्थायी भाव प्रत्येक रस का एक नियत रहता है, जबकि एक ही संचारी भाव के अनेक रसों के साथ रह सकता है। स्थायी भाव की संख्या आपकी 10 है और संचारी भाव की संख्या 33 है। तो इस प्रकार से अंतर हो जाता है आपका स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम लिखना है और उनके रचनाकारों के नाम लिखना है। तो कोई भी आप महाकाव्य लिख सकते हैं, जैसे रामचरितमानस है तो तुलसीदास हो जाते हैं, और इसके बाद आपका सुरसागर है तो सूरदास है का महाकाव्य है। इसके बाद आप जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य। तो इस प्रकार से आपको बता देना है महाकाव्य के नाम और रचनाकारों के। नेक्स्ट हमारा विशेषोक्तिक अलंकार को उदाहरण से समझाइए, वक्रोक्तिक अलंकार को उदाहरण से समझाइए, दृष्टांत अलंकार को उदाहरण से समझाइए, उदाहरण अलंकार को उदाहरण के साथ आपको समझाना है। चलिए देख लेते हैं। तो अलंकार देख लेते हैं। वक्रोक्तिक अलंकार देखना है। वक्रोक्तिक अलंकार क्या है? जब सुनने वाला व्यक्ति यानी श्रोता कहने वाले व्यक्ति या वक्ता को की बातों का गलत अर्थ निकाल लेता है, वक्रोक्तिक अलंकार होता है। को तुम हो इत आए कहाँ, घन श्याम हो कितहु बरस हो। तो ये आपका वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण पूछा, केवल आपको इतना लिखना है। क्लियर है? ओके, तो कई बार क्या है वक्रोक्तिक अलंकार का भेद भी आ जाता है, लेकिन बहुत कम चांस रहते हैं, इसलिए आपको बस इतना पढ़ के रखना। वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण है, इतना आपको लिखना है पेपर में। क्लियर है? आगे देख लेते हैं दृष्टांत अलंकार क्या होता है। दृष्टांत अलंकार देख लेते हैं। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। तो ओके, तो जब काव्य में किसी बात को उदाहरण देकर समझाया जाए, अर्थात जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात को उदाहरण के रूप में कही जाए, तो इस प्रकार जब हो वाक्य में प्रतिबिंब प्रतिबिंब भाव हो, तब वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। मतलब दृष्टांत मतलब उदाहरण देकर किसी बात को समझाना। जब हम एक बात कह दें और उस बात को समझाने के लिए हम एक और दूसरा उदाहरण दें, तो हमारा दृष्टांत अलंकार आता है। ओके, अब उदाहरण के लिए पंगी प्रेम नंदलाल के हमें ना भावा जोग, मधुपत राजपत पाई के भीख न मांगत लोग। ओके, ये है आपका, अगर आपका कक्षा 10वीं में जो आपका हिंदी में पहला अध्याय था उसमें ये आपकी लाइनें आती है, सूरदास की था। ओके, विशेषोक्तिक अलंकार क्या है? तो संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न कहना विशेषोक्तिक है। अर्थात काव्य में जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारण के विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो, वहाँ विशेषोक्तिक अलंकार होता है। 2-2 मेघ बरसे मैं प्यासी की प्यासी, यानी लगातार पानी बरस रहा है, लेकिन नायिका कह रही कि तो मैं तो क्या है प्यासी की प्यासी हूँ, यानी सब कारण मतलब सब चीजें उपस्थित हैं, फिर भी आप क्या है वहाँ कारण ना हो। जैसे आपके सामने क्या है पूरी भोजन की थाली लगी हुई है, फिर भी आप कहें भूखे हैं हम। ओके, तो ये आपका विशेषोक्तिक अलंकार यहाँ कहलाएगा। उदाहरण अलंकार में क्या है? जहाँ पर एक बात को कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य आ जाए, यानी देखिए उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार सेम ही रहता है, कोई कुछ अलग नहीं है। तो बस यही, अगर उदाहरण अलंकार लिख के आए, दृष्टांत अलंकार लिख के आए, वही आपकी परिभाषा रहने वाली है। ओके, उदाहरण आपका ये रह सकता है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं उदाहरण अलंकार को और परिभाषा। क्लियर है? तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी अलंकार भी आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्रश्न 9 देख लेते हैं। हमारा यहाँ है रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के 204 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव और संचारी भाव, वो आपको यहाँ लिखना है। हास रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। ओके, तो इसे देख लेते हैं। तो रस के अंग हमसे पूछे जा रहे थे, स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव, संचारी भाव, ये हमारे अंग होते। ओके, इसके बाद हमसे हास्य रस का आपको देखना है, तो हास्य रस की हमको परिभाषा उदाहरण आपको बतानी है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं।
तो ये आपका हास्य रस है। और भी कोई भी रस हो तो परिभाषा तो आपकी सबकी एक ही रहने वाली है। सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी और संयोग होता है वहां से रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए सेम अगर रौद्र रस की अगर आता है आपको या बी रस का देखिए तो बी रस का आता है तो सहृदय के हृदय में स्थित, सेम देखिए वही परिभाषा है। बस जिस भी रस का पूछा जाए आपसे परिभाषा, उस रस के उसकी परिभाषा लिखते समय आपको स्थायी भाव के उसका स्थायी भाव लिख देना। जिस रस का आप परिभाषा लिख रहे हैं उसका यहाँ स्थायी भाव आपको सेट कर देना, इसलिए इसे हाईलाइट किया गया। बाकी वही आपके शब्द रहने वाले हैं कि सा हृदय के हृदय में स्थित है। हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी और संयोग होता है वहां से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ आपको उदाहरण बताना है तो बहुत सिंपल उदाहरण है। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को रहने दो घर में होने दो हुड़दंगा। तो ये आपका रहना। इसी ऐसे बी रस का दिया हुआ है आपका, हो गया आपका रौद्र रस का दिया हुआ है। लेकिन आप बहुत हाई चांस है कि आपका जो प्रश्न बैंक में क्वेश्चन है वही एज आपके पेपर में आ जाए। ओके, तो इतना तो मतलब आपको एकदम जो इसमें मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं वो आपको एकदम पढ़ के रखना है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है कि खंड काव्य और महाकाव्य में कोई दो आपको अंतर बताने हैं। चलिए अंतर बता देता हूं। जैसे पेपर में आपको सॉल्यूशन लिखना है वैसे आपको मैं दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में, सिंपल में। ओके, तो खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य में जीवन की किसी एक पक्ष एक घटना का वर्णन होता है, जबकि महाकाव्य में किसी नायक के संपूर्ण जीवन की वर्णन रहता है। अब देख खंड काव्य में एक ही घटना का वर्णन है तो खंड काव्य क्या छोटा होगा। महाकाव्य में नायक के पूरा जीवन बताना तो सिंपल सी बात है कि जो महाकाव्य होगा वो बड़ा होगा। तो अब खंड काव्य जब छोटा है तो कथा वस्तु भी सीमित होगी, महाकाव्य बड़ा है तो कथा वस्तु व्यापक होगी। खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है जबकि महाकाव्य में क्या है अनेक सर्ग होते हैं। उदाहरण लिखना है तो खंड काव्य में आता है पंचवटी, सुदामा चरित, ये सब खंड काव्य है। महाकाव्य में रामचरितमानस, कमायनी, साकेत, ये सब आपके क्या है महाकाव्य में। क्लियर है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आधुनिक काल के कोई दो हमें महाकाव्य के नाम लिखने हैं। तो आधुनिक काल के दो महाकाव्य, तो जैसे आपका क्या है कमायनी मैं आपको लिख दिया है जिससे आपको समझ में दिक्कत ना हो। तो आधुनिक काल के दो महाकाव्य क्या है, कमायनी जयशंकर प्रसाद की, साकेत मैथिली शरण गुप्त की। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे आज प्रश्नांक 10वां। प्रश्नांक 10 में पहला है कि हिंदी में कहानी सम्राट किसे कहा जाता है। ओके, अब इसके बाद है उनकी किन्हीं दो कहानियों के नाम लिखिए। तो कहानी सम्राट या कथा सम्राट तो किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कथा सम्राट या आपका कहानी सम्राट। क्लियर है? अब इसके आगे क्वेश्चन है कि उनकी कोई दो कहानी बताइए। तो देखिए प्रेमचंद की कहानी में ईदगाह है, आपने बड़ी होगी ईदगाह है। आपके नमक का दरोगा है जो आपके भी सिलेबस में है, वो भी आपकी कहानी है। दो बैलों की कथा जो आपने 10वीं में होगा तो वो भी आपने, या 9वीं में आपका दो बैलों की कथा तो वो है आपका। ओके, तो ये सब क्या है आपके पूस की एक रात, तो ये सब क्या है प्रेमचंद की कहानी है। क्लियर है? जैसे गद्य की किसी एक गौण विधा का संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहले तो आपको मुख्य विधाएं गद्य की, गौण विधाएं पता होनी चाहिए। ओके, तो मैं समझाने के लिए से आपको बता देता हूँ कि तो गद्य की जो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध ये आपकी प्रमुख विधाएं कहलाती हैं। गौण विधा में जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, रिपोर्टाज कहलाती हैं। अब इसमें कोई बता रहा कि कोई भी एक गौण विधा का आपको क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी उसके बारे में बताइए। तो अब जीवनी के बारे में जो कुछ पता है वो आपको 3-4 लाइन बता दें। आत्मकथा के बारे में किसी एक के बारे में आपको यहाँ बताना है। इस बारे में मतलब क्वेश्चन अगर आता है जैसे आपने गौण बता जीवनी पकड़ी, जीवनी के बारे में बता दीजिए। जीवनी क्या होती है कि जीवनी में जो महापुरुष पर लिखी जाती है, कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। अगर आत्मकथा के बारे में लिख रहा है तो आप बता सकते हैं कि आत्मकथा में जो लेखक होता है वो अपना बारे में बताता है, तो वो 3 से 4 लाइन में आपको बताना होगा। नाटक और एकांकी में अंतर देख लेते हैं। तो नाटक एकांकी में अंतर बहुत सिंपल दिया हुआ है। नाटक में क्या कई अंक होते हैं, एकांकी एक अंक, एकांकी एक अंक। तो एकांकी में मात्र 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या क्या अधिक होती है क्योंकि नाटक क्या है एक बृहद रूप है और एकांकी दृश्य काव्य के लघु रूप होता है। इसलिए जब लघु रूप है तो एकांकी में नाटक की अपेक्षा पात्रों की संख्या कम होती है, और जो आपका नाटक है वो दृश्य काव्य का बृहद रूप होता है, बड़ा रूप होता है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का एक लघु रूप होता है। ओके, ये हो जाता है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट हमारा शुक्ल युग के निबंधों की आपको क्या 2 विशेषताएं लिखनी है। तो शुक्ल युग के निबंधों की विशेषताएं, पहला साहित्य और जीवन की विविध विषयों का विचारात्मक विश्लेषण, निबंधों की रचना। निबंधों में भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन पक्ष की प्रधानता, भाषा शैली, परिष्कृत और लालित्य। हुए तो ये आपका दिया। और शुक्ल युग को हिंदी निबंध का क्या स्वर्ण काल माना गया है। क्लियर है? अब हम देखने वाले हैं कृष्णांक 11वें से क्वेश्चन। तो कृष्णांक 11वें से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला हमारा बंशीधर की कोई 2 चरित्र विशेषताएं आपको लिखनी है। तो बिल्कुल आप सिंपल आप लिख सकते हैं कि पहले आपके ईमानदार। ओके, बंशीधर क्या है था, बहुत ज्यादा ईमानदार दरोगा था। ओके, इसके साथ आपको बता देना है कि वो सत्यनिष्ठ था। नौकरी पर जाते समय उसके पिता ने उसे रिश्वत लेने के लिए और बेईमानी करने के लिए की शिक्षा दी थी, परंतु स्वाभिमानी बंशीधर
पिता की बताए गए मार्ग पर न चलकर उसने सत्य का मार्ग अपनाया। ओके, तो इस प्रकार से वो सत्यनिष्ठ था। तो इस प्रकार से आपकी 2 विशेषताएं बता सकते हैं। अगर आपको नोट करना है तो जो मैं आपको बताता ही समझाता हूँ उसे आप नोट करके लिख सकते हो। लेखिका मीर नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो आंसर लिखना, लेखिका कृष्णा सोबती एक दिन जामा मस्जिद की आड़ी पड़े मटिहा महल से गड़िया मोहल्ले से गुजरी तो उन्हें एक साधारण सी अंधेरी दुकान पटापट आवाज के साथ ढेर सारे आटे से सनते हुए देखा। उनके मन में जिज्ञासा हुई, इतने सारे आटे सना हुए आटे का क्या किया जा रहा है? जब उन्हें पता चला कि रोटियों के लिए ये आटा साना जा रहा है, रोटियों की कारीगरी तथा उनके नानवाई के विषय में जानने के लिए लेखिका नसरुद्दीन के पास गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिल्म निर्माण के दौरान आने वाली कोई 2 समस्याएं आपको लिखना है। जब फिल्म का निर्माण होता है तो जो निर्देशक हो सकता क्या समस्या होती है कि पहले पात्रों का चयन करना। ओके, किस व्यक्ति को कौन सा रोल देना चाहिए, हीरो कौन बनेगा, विलन कौन बनेगा, और उसमें बहुत सारे रोल होते हैं। तो इसका आपकी पहली समस्या क्या होती है कि पात्रों का चयन करना, इसके साथ ही अनुरूप वातावरण तैयार करना। तो ये सब क्या समस्याएं आती है। तकनीकी समस्या कई बार आती है। ओके, जब सत्यजीत राय जिन्हें पाथे पंचाली फिल्म बनाई तो बहुत तकनीकी उस समय भी समस्या थी। ओके, नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो क्या आंसर होगा? ये आपके पास से दिया है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा कि भारत में प्राप्त उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए लॉर्ड कर्जन ने कौंसिल में अनुचित कानून पास किया, दीक्षांत समारोह में भारतीयों के विरुद्ध भाषण दिया, इससे भी अधिक अन्यायपूर्ण विभाजन क्या उसने बांग्लादेश का निर्माण किया होगी, बंग प्रदेश का निर्माण किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई और लॉर्ड कर्जन को भारत छोड़ना पड़ा। एक दूसरा कारण यह भी है कि लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को क्या है इंग्लैंड में अपने इच्छा अनुसार एक पद दिलाना चाहता था। ओके, परंतु क्या है ब्रिटिश वो उसके बात नहीं मान रही थी। तब उसने धमकी दी कि अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अतः इन्हीं कारणों से उन्हें क्या इस्तीफा दिया, जो क्या मंजूर हो गया। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 12वां क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? तो 12वें है कि इन जो शब्द हमारे दिए हुए हैं इनके हमें क्या है हिंदी में अर्थ लिखना है। पहला इल्म का पूछा जा रहा है, तो इल्म का दोस्तों अर्थ होता है ज्ञान, आपका विद्या या जानकारी। ओके, फिर आपका बालिद, बालिद का मतलब होता है पिता। ओके, जमात का मतलब होता है कि समूह या झुंड। जैसे कहा जाता है भैया यहाँ जमात मत जोड़ो या जमात मत जोड़ो, यानी झुंड या समूह न जोड़ो जाए। ओके, अदना, अदना का अर्थ होता है तुच्छ यानी छोटा। ओके, तो इस प्रकार से, तो जैसे मैंने इसको ये कहा मुझे खुद क्लियर 1-2 नहीं शब्द थे तो मैंने कहा नोट करके रखे थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जैसे आपकी फिल्म की शूटिंग से जुड़े आपको कोई भी 4 शब्द आपको बताने हैं, फिल्म से संबंधित जो आपके 4 शब्द वो आपको बताने हैं। फिर नेक्स्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, फिल्म से शूटिंग संबंधित कोई भी जो 4 शब्द आपको सही लगे। ओके, फिर आपको जो शब्द दिए इनका वाक्य प्रयोग करना है, कोई दो करना है। जैसे खुद किस्मती, तो खुद किस्मती का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। ओके, तो जैसे हम अब इसका वाक्य प्रयोग करके बताना है तो हम लिख सकते हैं कि राहुल की लॉटरी लग गई। ओके, राहुल की लॉटरी लग गई, वह बहुत खुद किस्मती है, इस प्रकार से। ओके, फिर रिश्वत, अब रिश्वत का तो आप सब जानते ही हैं। ओके, कि आजकल बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। ओके, सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं होता है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। क्लियर है, तो और भी कभी यहाँ पर देखकर आप समझ के इनके वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 13वां, सार संक्षेपण का अर्थ आपको लिखना है। तो संक्षेपण का समान अर्थ होता है संक्षेप में कहना, किसी विस्तृत अवतरण से अप्रासंगिक अनावश्यक जो बातें होती है उसको हटाकर हम उसको 1/3 शब्दों में तो उसकी आवश्यकता और प्रधानता से व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या संक्षेपण कहते हैं या सार संक्षेपण कहते हैं। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है जो हमें दिए हुए वाक्य, इनको हमें सही क्रम में जमाना है। हमें 2 वाक्य दिए, इनको सही क्रम में जमाना है। जैसे निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, तो ओके, तो उसको सही क्रम में जमाइए। तो इसका क्या बनेगा, वक्त थोड़ा निकाल लेंगे। पहले वक्त नहीं थोड़ा वक्त निकालेंगे, तो फिर थोड़ा वक्त निकाल लेंगे, तो राइट क्या बनेगा आपका सही क्रम क्या होगा, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। क्लियर है। दिमाग में चक्कर काट गई बात, इसका सही से क्या बनेगा, इसका सही से आपका बनेगा दिमाग में बात चक्कर काट गई, इस बार से बन जाएगा आपको। ओके, सही क्रम में जमाना। नेक्स्ट देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। तो इसमें पहला हमारा लता मंगेशकर के गायन की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो देख लेते हैं लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं। पहला आपका सुरीलापन, जिस प्रकार से मैंने आपको दिया सेम इसी बात से लिखना। 2 नंबर क्वेश्चन है, कोई भी आपको 2 से 3 पॉइंट लिख दिए। सुरीलापन, लता के गायन में क्या सुरीलापन है, उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता और मस्ती लोच आदि है। कोमल और मुग्धता, लता के स्वरों में कोमल और मुग्धता है, स्वरों में निर्मलता, लता के स्वरों में निर्मलता है, उनके गायन में झलकता है। इस बार से आपका दिया है, कोई भी 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारे से यहाँ क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत और चिटपट संगीत में 2 आपको अंतर बताने हैं। तो ये आपका दिया हुआ शास्त्रीय संगीत और चिटपट संगीत में अंतर।
ओके। बाकी दोस्तों अब क्या है, अगर क्लास 11th की सभी विषय की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी विषय की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो क्लास 11th के बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिलेगा और प्रॉपर आपकी तैयारी होगी और फाइनल एग्जाम तक आपकी तैयारी होगी। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज रखेंगे तो आप पेड जो हमारा क्लास 11 का बैच उसमें आप ज्वाइन होकर प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। ओके, जहाँ आपको पूरा मटेरियल दिया जाता है। तो शास्त्रीय संगीत और चिटपट संगीत में आपके ये अंतर दिए हुए। तो शास्त्रीय संगीत में गंभीरता अपेक्षित होती है, जबकि चिटपट संगीत में क्या है, जो मुख्य धर्म है वो चपलता व तेज लय है। ओके, शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, जबकि चिटपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था में होता है। तो ये कोई भी आपको 2 पॉइंट लिखना है, तो आपको 4 अंतर दिए, आपको कोई भी 2 पॉइंट बताकर अंतर स्पष्ट कर देना है, कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि शास्त्रीय संगीत में लय कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। लय आपकी ये बताएं, लय आपकी है 3 प्रकार की होती है, विलंबित लय आपके, फिर मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित लय में आपका यह अपेक्षाकृत धीमी होती है, मध्य लय इसकी गति विलंबित लय से अधिक, किंतु जो द्रुत लय से क्या है कम होती है, अर्थात बीच होती है, नाम ही मध्य लय। ओके, और द्रुत लय में यह संगीत की सबसे तेज लय मानी जाती है। यह लय मध्य लय से भी दुगनी और विलंबित लय से भी 4 गुनी तेज होती है। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रश्न 15 है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है एनकोडिंग और डिकोडिंग को समझाइए। तो डिकोडिंग किसे क्या पूछा जा रहा है, डिकोडिंग के बारे में। तो संदेश प्राप्त करता प्राप्त संदेश को कूटवाचक अर्थात डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग और एनकोडिंग क्या होता है, एनकोडिंग में क्या संदेश भेजने का काम होता है, डिकोडिंग में क्या होता है प्राप्त संदेश का अर्थ निकालना। पहले एनकोडिंग में संदेश भेजना, डिकोडिंग में क्या है प्राप्त संदेश को क्या है अर्थ निकालना। ओके, एनकोडिंग संदेश भेजता है और जो डिकोडिंग है वो क्या है संदेश को प्राप्त करके उसको अर्थ निकालता है। तो ये होता है एनकोडिंग और डिकोडिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फीडबैक का क्या अर्थ है और वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहा जाता है। तो फीडबैक किसे कहते हैं, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता के संदेश को समझकर प्रतिक्रिया करने को हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। इसके बाद वॉच डॉग पत्रकारिता पूछा जाए तो वॉच डॉग पत्रकारिता हमारा क्या है कि वॉचडॉग पत्रकारिता लोकतंत्र पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह करना है। पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ओके, मीडिया को इसका काम होता है कि सरकार पर नजर बना के रखना है। ओके, कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना है, इसलिए इसे क्या वॉचडॉग कहा जाता है। कुत्ते की तरह नजर बना के रखना, किस पर, जो मीडिया होती है सरकार पर एकदम कुत्ते की तरह नजर बना के रखती है। ओके, इसलिए इस पत्रकारिता को वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमसे पूछा रहा संपादन का अर्थ बताइए। संपादन का क्या अर्थ होता है, ये संपादन का अर्थ होता है कि किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके पढ़ने लायक बनाना। ये क्या है, मुख्य कार्य होता है संपादन का, या संपादन का अर्थ होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 4 आपको जनसंचार माध्यम बताने। आप कोई भी आप संचार माध्यम बता सकते हैं। आपका टेलीविजन हो जाता है, इसके साथ ही आपका समाचार पत्र हैं, ओके, रेडियो है, तो ये सब इंटरनेट है, तो जनसंचार माध्यम है। क्लियर है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन है मीराबाई और कबीर। 100% 2 ही आपके अभी हैं ही है त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस में, तो मीराबाई और कबीर का तैयार कर लीजिएगा। 100% 200 इन्हीं में दोनों आपका आएगा। 2 में से कुछ जिसका आपको अच्छा लगे उसका आपको क्या करना है, कवि परिचय कर देना है। ओके, बाकी मैं आपको दिखा देगा आपका मीराबाई का कवि परिचय किस प्रकार से आपको लिखना है। 2 रचना है, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लेकर पढ़ लीजिएगा बार। ओके, इसके बाद आगे मैं आपको कबीर का और दिखा देता हूँ। तो कबीर का दिया हुआ है और सिंपल लैंग्वेज में दिया है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 17वां लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में आपको प्रेमचंद का तैयार कर लीजिएगा, कृष्णा सोबती का। इन 2 का मतलब 4 दिया है, बाकी आपको क्या है 2 का तैयार करके रखिएगा। तो इन्हीं 2 में से आपका एक ना एक आपका आ जाएगा। ओके, तो ओके, प्रेमचंद और कृष्णा सोबती का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है लेखक परिचय। तो ये आपका दिया हुआ है कृष्णा सोबती का लेखक परिचय। 2 रचनाएं, भाषा, फिर उसकी शैली और फिर साहित्य में स्थान। इसके बाद आपका क्या है लेखक परिचय दिया हुआ है प्रेमचंद जी का। 2 रचनाएं, भाषा, फिर शैली, फिर साहित्य में स्थान। ओके, तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल से आपको ये बता समझाऊँ तो मैं पहले समझा चुका हूँ। बस आपको यूट्यूब पर जाना, सर्च करना है प्रेमचंद कवि परिचय अनुराग साठी क्लासेस है, या कबीर का देखना है तो कबीर का कवि परिचय व अनुराग साठी क्लासेस पर से डालेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हम इस क्या है फास्टिंग मैं प्रयास करूंगा एक ही वीडियो में अपना इसी अंतिम वीडियो में कंप्लीट कर लूँगा, तो ध्यान से देखते जाइएगा। चलिए 18वें क्वेश्चन है संवाद लेखन है। तो संवाद लेखन तो आप कर सकते हैं, बढ़ती हुई महंगाई पे 2 सहेलियों के बीच संवाद आपको लिखना है। ओके, संवाद लेखन सबसे आसान हो। संवाद लेखन नहीं, गप्प लेखन, गप्प लगाना। 2 सहेलियां हैं। ओके, जैसे पहली सहेली कहती है
कि देखो आज मैं क्या है 50 रुपये किलो टमाटर लाई हैं। दूसरी सहेली कहती है हाँ महंगाई कितनी बढ़ गई है। जब हम क्या है छोटे थे, माता पिता जब हम छोटे तो हमारे माता पिता क्या है 1 से 2 रुपये किलो टमाटर लाया करते, तो आज देखो 40-50 रुपये किलो टमाटर हो गए। तो इस बार मतलब आप जो भी आपके मन में विचार है, जो मैंने अभी तत्काल आपको जो मेरे मन में विचार है मैंने आपको बताया, तो इस बार से आप लिख सकते हैं बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। ओके, तो ये आपको तर्क करना पड़ता है। फिर इसमें नेक्स्ट हमारा है भाव पल्लवन कीजिए। तो ये आपका दिया है शायद समाज का दर्पण है। मैं आपको देखिए सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ एक बार, तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने हिसाब पढ़ लीजिएगा एक बार और अच्छे से आपको ना तैयार कर लेना है। ओके, तो क्रोध अंधा होता है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, आज मर्यादा को फिर से पहचानना होगा, सब उन्नति मूल धर्म है। तो ये सभी के मैं आपको बता देता हूँ भाव पल्लवन। तो पहला है आपका शायद समाज में दर्पण है, तो इसका भाव पल्लवन। फिर अज्ञान सर्वज्ञ आदमी को पछाड़ता है, तो ये हो जाता है। क्रोध अंधा होता है, चरित्र सबसे बड़ा धन है, तो उसका भाव पल्लवन दिया है। आज मर्यादा को फिर पहचानना होगा। इसका बाद नेक्स्ट है हमारा सब उन्नति का मूल धर्म है। देखिए मैंने सभी का आपको क्या है आपको भाव पल्लवन बता दिया है। आगे देख लेते हैं। ओके, कम टाइम है, नहीं तो मैं एक चीज़ आपको समझा भी देता, तो आपको पढ़ के रखना है। ओके, इनमें से कोई ना कोई आपका जरूर आएगा, भाव पल्लवन जरूर आपका आएगा, तो ये पढ़ के जरूर रखिएगा। ओके, चलिए इनको मैं आपको बता देता हूँ। ओके, आपके काव्यांश और गद्यांश आप पढ़ते वाले। चलिए फास्ट ही मैं आपको यहाँ बताते जाऊँगा। ओके, जो सिंपल होंगे। जैसे पहला हमारा छात्रों को अपने जीवन में योग का महत्व है, इस मतलब योग के महत्व के बारे में दिया है। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है उपयुक्त जो गद्यांश है इसका आपको क्या है शीर्षक बताना है। तो इसका आपका शीर्षक क्या हो जाएगा, तो छात्र जीवन में बात हो रहा है योग, तो छात्र जीवन में योग ये होगा आपका शीर्षक। तो छात्र जीवन में योग ये आपका हो जाएगा शीर्षक। हर तरह से गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, हर तरह से, तो हर तरह के मतलब होता है आपका था। ओके, हर तरह से यानी सर्वथा यानी कंप्लीट। ओके, तो ये होगा सर्वथा शब्द यूज हुआ है। फिर गद्यांश में महती शब्द का समानार्थी बताने, महती शब्द है इसका अपनी तरफ से समानार्थी बताइए। तो महती का सिंपल मतलब होता है बहुत आवश्यक। महती है ये काम मेरे लिए बहुत ज्यादा महती है, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बहुत आवश्यकता। ओके, कंप्लीट हो जाता है ये वाला। फिर देखिए श्रम साधन करने वाले को यश प्राप्त होता है, तो ये इस पार से दिया हुआ। चलिए मैं आपको सीधे बताता हूँ, एक बार मैंने पढ़ लिया है इसलिए मैं थोड़ा आपको फास्ट बता रहा हूँ। ओके, अब इसमें आपको शीर्षक बताना है, तो इसका जो शीर्षक आपका क्या हो जाएगा, तो इसका शीर्षक है श्रम। श्रम की बात हो रही तो श्रम आपका शीर्षक हो जाएगा। परिश्रमी का रक्षक कौन होता है, तो परिश्रमी का रक्षक होता है आत्मविश्वास। तो लिखिएगा पूरा, परिश्रमी का रक्षक कौन की जगह आपको लिख देना आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास होता है, ये कहाँ है देखिए मैं आपको पढ़ा था कहीं, यहीं आपका होगा, ये देखा हुआ है। आत्मविश्वास उनका क्या रक्षक बन जाता है। ओके, नेक्स्ट कठिन शब्द का गद्यांश में आए किस शब्द का अर्थ है, तो जो एक विकट शब्द आया हुआ है आपका यहाँ। ओके, यहाँ देखते हैं ये आपका दिया हुआ है, देखिए विकट शब्द है, ये विकट शब्द है। तो विकट का मतलब होता है आपका कठिन, तो हो जाएगा यहाँ आपको लिख देना विकट। विकट शब्द का होता है कठिन। ओके, जीवन का अर्थ जोश उत्साह साहस वाला है। तो इसमें मनुष्य के लिए जीवन उत्सव कब बन जाता है, तो यहाँ आपको बताना है जीवन के हर खतरे को चुनौती समझ कर झेलता है उनका जीवन उत्सव बन जाता है। तो ये आपका आंसर यहाँ से रहने वाला है। फिर उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सार्थक जीवन। ओके, सार्थक जीवन की बात हो रही तो ये इसका जो शीर्षक हो जाएगा सार्थक जीवन। संतोष शब्द का आपको क्या बताना है, विशेषण बताना है। तो संतोष शब्द का विशेषण होता है संतुष्ट हो जाने की अवस्था, या तृप्त या संतुष्ट हो जाने की अवस्था, ये अवस्था तो ये आपको लिखना है। फिर राष्ट्रीय चरित्र का विकास प्रजातंत्र का आधार है, इसका शीर्षक आपको क्या लिखना है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा राष्ट्रीय चरित्र का महत्व। राष्ट्रीय चरित्र का महत्व, तो शीर्षक हो जाएगा आपका राष्ट्रीय चरित्र का महत्व। प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है, तो जो आपकी नैतिकता है प्रजातंत्र की रक्षा कर उसे क्या है सफल बनाता है। ये आपकी लाइन भी दी हुई, नैतिकता प्रजातंत्र की रक्षा कर उसे सफल बनाती है। छुटकारा गद्यांश में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अर्थ है, तो होता है आपके मुक्ति का, जो मुक्ति शब्द आया हुआ ये लिखा हुआ है। मैं पहले इनको एक बार पढ़ लिया है तो इसलिए आपको फास्ट बता दिया। ओके, अब देखिए आपके आप ये काव्यांश भी दिए हुए हैं। चलिए इनको भी आपको देखें। माँ के ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, अपनी तरफ से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मैं तो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ना पढ़े, एक बार आपको पढ़ के इनको समझ के जरूर रखना है। तो ये काव्यांश में उचित आपको क्या शीर्षक आपको बताना है, तो इसका क्या शीर्षक हो जाएगा, माँ की सीख। ठीक है, माँ ने अपने बेटी को सिखाया है, तो यहाँ हो जाएगी माँ की सीख, ये आपको होना चाहिए शीर्षक। फिर नेक्स्ट है हमारा माँ ने क्या सलाह दी, तो माँ ने सलाह दी कि पानी में झांक कर अपने चेहरे की सुंदरता की ओर केवल निहारते नहीं रहना चाहिए।
क्लियर? अब मैं बोलते जा रहा हूँ, आपको लिख लेना है। पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता की ओर निहारते न रहना कि यह माँ ने सलाह दी। फिर काव्यांश का आपको भावार्थ लिखाना है। तो अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, ओके, समझिएगा। बाकी तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका काव्यांश में बताया जाता है, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। तो इसमें काव्यांश में आपका बताया जाता है कि माँ अपनी लड़की को कन्यादान के समय समझाते हुए कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता की ओर केवल निहारते न रहकर केवल अपनी सुंदरता और बनाव श्रृंगार की ओर ध्यान ही नहीं देना तुम्हारे लिए ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परछाई दिखाने वाले उस पानी की गहराई के बारे में भी जानना जरूरी है। ओके, यानी मतलब पानी को देखकर अपनी सुंदरता बस मत देखो, उस पानी की गहराई को भी झांको, ये बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, बादल गरजो घेर घेर। अब ये आपके जो है अट नहीं रही है फागुन की, कक्षा 10वीं में आपने अगर पढ़ा होगा। ओके, ये सब आपकी कक्षा 10वीं से लिए गए हैं। देखिए, तो आपको बादल गरजो वाले में है, तो काव्यांश का उच्च शीर्षक आपका क्या हो जाएगा? तो इसका जो आपका शीर्षक क्या होना चाहिए? तो बादल की बात हो रही तो शीर्षक आपका बादल हो जाएगा। नूतन का पर्यायवाची क्या होता है? तो नूतन मतलब होता है आपका नवीन या नया। ओके, नवीन। तो काव्यांश का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इस कविता में कवि बादल के बारे में लिखा है कि कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है। कवि कहता है कि बादलों का रचना में एक नवीनता है। काले काले घुंघराले वाले ये अनपढ़ रूप में ऐसे लगते हैं जैसे किसी बादल का अनपढ़ रूप है। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि पूरे आसमान को घेर लो, घोर ढंग से गर्जना करो। बादल के हृदय में किसी कवि की असीम ऊर्जा भरी हुई है, इसलिए कवि बादल से कहना चाहता है कि नई कविता की रचना कर दे और उस रचना के सबको भर दे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमारा है अट नहीं रही है आभा फागुन की, और सट नहीं रही है। ओके, अट मतलब होता समाना, तो मतलब सुंदरता इतनी हो गई फागुन में कि वो क्या समा नहीं रही। तो शीर्षक आपको लिखना है, तो फागुन की आपका शीर्षक हो जाएगा। आभा का जो आपका पर्यायवाची पूछा है, तो आभा का मतलब होता है आपका चमक। ओके, पर्यायवाची आपका लिख सकते हैं, मतलब चमक होता है। अब इसमें आपका भावार्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपको भावार्थ हो जाएगा कि बसंत जब सांस लेता है, तो बसंत में हम क्या सांस लेते हैं? तो उसकी खुशबू के हर घर भरता है। कभी ऐसा लगता है कि बसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा है। कभी उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है, लेकिन उसकी क्या आंखें हट नहीं रही है। ओके, इस बात से। फिर ये दो आपके दिए हुए हैं, इन दो का तो आप आसानी से, दोनों दो ही हैं आपके सिलेबस में भी, कबीर का और मीरा का। तो ये काव्यांश आपको तैयार अच्छे से कर लेना। संदर्भ प्रसंग व्याख्या। सॉल्यूशन आप कह रहे हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लेकर रखे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हम तो एक करी जाना, इसका ये संदर्भ, ये प्रसंग, ये पूरी व्याख्या दी है, एक बार पढ़ लेना है, अपनी तरफ से समझ लीजिएगा। ये पूरा आपका दिया, उसका विशेष दिया हुआ है। फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, संदर्भ दिया है, प्रसंग, ये व्याख्या दिया हुआ है पूरा, और ये पूरी आपकी विशेषता दी है। तो वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आपको पढ़ लेना है और समझ लीजिएगा। ओके, फिर मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखे, तो ये वाला आपको पढ़ के रखना है। ओके, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, दो ही दिए हैं, तो दो ही में से आपको एक ना एक पेपर में आपका आ जाएगा। दूसरा है पंडित तलबुद्दीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। ये दोनों आपको जो गद्यांश है, इनका संदर्भ प्रसंग व्याख्या सीख लीजिएगा। बाकी इसका भी मैं आपको क्या सॉल्यूशन बता देता हूँ। पंडित तलबुद्दीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, उसका संदर्भ आपका दिया है, ये आपका प्रसंग दिया हुआ है और ये आपकी व्याख्या दी हुई है। एक और है आपका जो पहला, मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कैसे ऐसे देश उन्हें जवाब पाना है, इसका संदर्भ प्रसंग और इसकी यह पूरी व्याख्या दी हुई है। ओके, विशेष भी अपनी तरफ से लिख लीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपके क्या है, पत्र आ जाते हैं और आपका निबंध लेखन आपका आ जाता है। ओके, तो ये आप कर ही सकते हैं। और पत्र लेखन की मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पत्र लेखन। ओके, तो आप यूट्यूब पर एक बार वीडियो देख लीजिएगा पत्र लेखन की। तो पत्र लेखन में जैसे परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगाने के लिए जिलाधीश को पत्र, तो इससे आपका ये दिया हुआ है। एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मेट भी दिया हुआ है पूरा। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल से भोपाल 10वीं बोर्ड परीक्षा की अगर अंक सूची की द्वितीय प्रति आपको मंगाना है, तो उसके लिए आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये मैंने दो आपको जो इंपॉर्टेंट थे, हाई चांस है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट, नगर निगम या नगर पालिका से अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर शिकायती पत्र, ये किस प्रकार से लिखना है आपको, तो ये भी मैंने दिया हुआ है पूरा। तो वीडियो को पोस्ट करके एक बार आप लिख लीजिएगा या ओके अपनी कॉपी में, और एक बार इसे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जैसे मैं आपको अनौपचारिक में बता दूं, तो अपने पिता को अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए एक पत्र लिखना है। तो ये आपका इस प्रकार से फॉर्मेट रहने वाला है और ये आपको लिखना है, कंप्लीट हो जाता है।
इसके बाद बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित के लिए आपको पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। देखिए मैंने आपको क्या पत्र लेखन भी एक बार दिखा दिया सबका, तो आपको जिसका भी आपको पढ़ना है तो वीडियो को पोस्ट करके आप क्या है उसको लिख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और उसको आपको तैयार करना है। सिंपल लैंग्वेज में दिया है, उसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, फॉर्मेट भी मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी निबंध आप एक आज सीख लीजिएगा, आपके जल ही जीवन का सीख के रखना है, वर्तमान समय कंप्यूटर की उपयोगिता, 2-3 टॉपिक आपको पढ़ के रखिएगा तो निबंध भी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने कंप्लीट आपके कक्षा 11वीं के भरपूर प्रयास किया है प्रश्न बैंक सॉल्यूशन कंप्लीट करने का और ये कर दिया है। अब आगे आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सपोर्ट रहता है तो मैं आगे आपको धीरे धीरे इसी प्रकार से जिस प्रकार हिंदी कंप्लीट किया और भी सब्जेक्ट का आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।